हेलो एवरीवन। तो आज हम माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन एज वेल एज पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले हम दोबारा से एक बार एंथर का डायग्राम देख लेते हैं। ये हमने एंथर का जो डायग्राम देखा था, इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे ये पोलन सैक जिसे हमने माइक्रोस्पोरेंजिया कह दिया था, उसके अंदर कुछ सेल्स अरेंज थे जिसके बारे में हमने बात की थी, जिसे हमने आर्किस्पोरियल सेल्स कहा था या फिर हम इसे स्पोरोजिनस सेल्स भी बोल सकते हैं। यही वो सेल्स हैं जो फर्दर माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। आइए देखते हैं व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमने देखा था कि यहाँ पे कुछ स्पोरोजिनस सेल्स माइक्रोस्पोरेंजिया में या पोलन सैक में प्रेजेंट थे। अब ये जितने भी स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं, दीज आर एक्चुअली कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग माइक्रोस्पोर्स। स्पोरोजिनस सेल्स माइक्रोस्पोर बनाते हैं, बट एक्चुअली में कुछ स्पोरोजिनस सेल्स डिजनरेट हो जाते हैं और जितने भी बाकी के स्पोरोजिनस सेल्स बचते हैं वो माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, मतलब कि वो माइक्रोस्पोर बना देते हैं। तो इसीलिए हम इन सेल्स को PMC मीन्स पोलन मदर सेल्स भी कहते हैं, या फिर हम इन सेल्स को माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी कह देते हैं बिकॉज दीज आर गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर्स। लास्ट टाइम ही हमने बात की थी कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बनते हैं टेट्राड की फॉर्म में। इस तरह से 4 पोलन ग्रेन एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, बट वो किस किस तरह से टेट्राड बनता है, टाइप ऑफ टेट्राड को हम स्टडी करेंगे। तो ये हमारे टाइप ऑफ टेट्राड हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये टेट्राड बनता कैसे है। एक्चुअली में जो स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं, स्पोरोजिनस सेल्स या फिर हम इसे PMC पोलन मदर सेल्स भी कह सकते हैं, ये होते हैं 2n, मतलब कि ये डिप्लॉयड होंगे एंड इनमें होगी म्योसिस। म्योसिस होने के बाद ये 4 सेल्स बनेंगे एंड दीज 4 cells will be formed in the form of tetrad, जिन्हें हम माइक्रोस्पोर्स कह देते हैं। ऑल द माइक्रोस्पोर्स आर हैप्लोइड। तो माइक्रोस्पोर हैप्लोइड होते हैं जो फर्दर बाद में जाके सेपरेट होते हैं। ये 5 तरह के माइक्रोस्पोर टेट्राड हैं। फर्स्ट टेट्राड, फर्स्ट शेप आ जाती है टेट्राहीडल। अब इसमें 1 2 3 ये सेल अरेंज है, ये माइक्रोस्पोर अरेंज है एंड फोर्थ इसके पीछे होगा। तो टेट्राहीडल मोस्ट कॉमन टाइप होती है। सेकेंड टाइप ये साइड बाय साइड अरेंज है और हम इस टाइप को बोल देते हैं आइसोबाइलेटरल। थर्ड टाइप आ जाती है डेकुसेट। अब ये डेकुसेट टाइप में क्या होता है, जो ऊपर के 2 माइक्रोस्पोर्स हैं और नीचे के जो माइक्रोस्पोर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे अरेंज होते हैं। और जब हम इसे देखते हैं तो ऊपर के 2 दिखाई देते हैं और नीचे का एक ही दिखाई देता है। जो फोर्थ माइक्रोस्पोर होगा वो इसके पीछे होगा और इस शेप को हम डेकुसेट कह देते हैं। फोर्थ टाइप आ जाती है टी शेप, जिसमें कि 2 माइक्रोस्पोर ऊपर अरेंज हैं और 2 उसके नीचे अरेंज हैं। एंड लास्ट वन इज लीनियर, जिसमें कि चारों माइक्रोस्पोर लीनियर फॉर्म में अरेंज हैं। एक एग्जाम्पल इसमें आ जाता है, इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन आ जाती है एरिस्ट्रोलोकिया एलिगेंस। इसमें 5 तरह के टेट्राड पाए जाते हैं। फर्दर ये माइक्रोस्पोर टेट्राड से अलग अलग हो जाएंगे एंड ईच माइक्रोस्पोर विल गिव राइज टू पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। अब ये मेल गैमेटोफाइट क्या होता है? एक्चुअली मेल गैमेटोफाइट इज ए पार्ट ऑफ प्लांट विच गिव राइज टू मेल गैमीट। मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमीट राइज करता है। पहले हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है पोलन ग्रेन को ड्रॉ करने की। ये सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
तो ये माइक्रोस्पोर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसके बाहर एक कोर लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम इंटाइन कहते हैं। इंटाइन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लस पेक्टिन। उसके बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसके बारे में हमने पहले भी थोड़ी सी बात की थी, एंड दैट इज एक्साइन। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, जो कि एक बहुत ही रेजिस्टेंट मटेरियल होता है। मतलब ये इतना रेजिस्टेंट मटेरियल होता है कि इसके ऊपर एसिड, टेम्परेचर वगैरह का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम देख सकते हैं एक्साइन बिल्कुल स्मूथ नहीं होती है और बीच बीच में ऐसे पार्ट्स भी प्रेजेंट हैं जहाँ पे कि एक्साइन अब्सेंट है। इन पार्ट्स को हम कह देते हैं जर्म पोर्स। एक्चुअली में ये इतना रेजिस्टेंट मटेरियल होता है स्पोरोपोलेनिन कि इससे पोलन ट्यूब का राइज करना मुश्किल होता है। तो फर्दर जब पोलन ट्यूब राइज करती है तो ये जर्म पोर्स ही ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ से पोलन ट्यूब राइज करेगी। अब यहाँ पे रेड कलर का ट्यूब न्यूक्लियस है एंड दिस इज जनरेटिव सेल। अब ये ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव सेल कैसे फॉर्म हुए इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये एक छोटा सा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। इनमें बाकी जैसे वैक्यूल वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किए हैं। पोलन ग्रेन जो है हैप्लॉइड होता है। तो अब हम इन डायग्राम से समझेंगे कि किस तरह से पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। ये माइक्रोस्पोर का डायग्राम बताया हुआ है। हमें पता है कि माइक्रोस्पोर जो है वो हैप्लॉइड होते हैं। अब इस माइक्रोस्पोर में माइटोटिक डिवीजन होगी। अब माइटोसिस में क्या होगा, पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, मतलब कि न्यूक्लियस ही डिवाइड करेगा, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, एंड देन इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी। बट साइटोकाइनेसिस अनइक्वल होगी, मतलब कि एक तरफ साइटोप्लाज्म ज़्यादा आएगा और एक तरफ साइटोप्लाज्म कम आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो बड़ा सेल बना है उसे हम वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं, या फिर हम इसे हीट ट्यूब सेल भी कह देते हैं, क्योंकि यही वो सेल है जिससे कि पोलन ट्यूब अराइज करती है। ये नीचे छोटा वाला सेल जो है उसे हम जनरेटिव सेल कहते हैं। देखिए जो जनरेटिव सेल है उसकी वॉल कैलोस से बनी होती है और बाद में ये सेल इस तरह से सेपरेट होके वेजिटेटिव सेल के अंदर ही फ्लोट करने लगता है। जनरेटिव सेल का नाम जनरेटिव सेल इसीलिए पड़ा है क्योंकि इट विल गिव राइज टू मेल गैमीट्स। इस टाइम में हम पोलन ग्रेन को 2 सेल स्टेज कहते हैं और 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन जो है वो शेड होता है एट 2 सेल्ड स्टेज। पोलन ग्रेन शेड होने का मतलब है कि डेहिसेंस ऑफ एंथर होगी और एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होंगे। बाकी बचे हुए 40% प्लांट्स में जो है वो 3 सेल्ड स्टेज पे पोलन ग्रेन रिलीज होता है। अब ये 3 सेल्ड स्टेज कैसे आएगी, जो जनरेटिव सेल है उसमें आगे जाके फिर से माइटोसिस होगी और 2 मेल गैमीट बन जाएंगे, तो 3 सेल्ड स्टेज पे पोलन ग्रेन रिलीज होगा। माइटोसिस होने के बाद हम देख सकते हैं ये 2 मेल गैमीट हैं। तो अब हम बोल सकते हैं कि दिस इज वेजिटेटिव सेल। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन को पेलेनोलॉजी भी कहते हैं। देखिए जो पोलन ग्रेन होते हैं वो एडिबल भी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं पोलन ग्रेन। इसीलिए पोलन ग्रेन्स को टैबलेट, सिरप वगैरह की फॉर्म में भी लिया जाता है। पोलन ग्रेन्स को स्पोर्ट्समैन या ग्रोइंग चिल्ड्रन एज ए न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट यूज़ करते हैं। इसके अलावा पोलन ग्रेन के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल पोलन ग्रेन एलर्जिक होते हैं। कुछ पोलन ग्रेन एलर्जिक होंगे जो हे फीवर भी कॉज करते हैं, और जो पोलन एलर्जी होती है उससे एस्थमा, ब्रोंकाइटिस या कोरोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ऐसी चीज़ें भी होती हैं। ऐसा एक एग्जांपल जिसके पोलन ग्रेन एलर्जिक होते हैं वो है पार्थेनियम।
जिसे हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं। पार्थेनियम एक्सीडेंटली इंडिया में आया था वीट के साथ। अब हम पोलन ग्रेन की वायबिलिटी की बात कर लेते हैं। पोलन ग्रेन की वायबिलिटी का मतलब है कि जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा तो वो मेल गैमीट को एम्ब्रियो सैक के अंदर डिलीवर कर पाता है या नहीं कर पाता है, या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता भी है या नहीं होता है। तो पोलन ग्रेन की वायबिलिटी जो है वो वेरी करती है फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे वीट या राइस, इनमें वायबिलिटी सिर्फ 30 मिनट्स की होती है। अगर ये 30 मिनट्स में पोलिनेशन कर देते हैं तो ये वायबल होंगे, अदरवाइज इनकी वायबिलिटी ख़त्म हो जाती है। मतलब कि अगर ये किसी प्लांट के ऊपर लैंड भी कर रहे हैं, स्टिग्मा के ऊपर लैंड भी कर रहे हैं, फिर भी उनकी जर्मिनेशन फेल होगी। और कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं जैसे कि रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी या सोलेनेसी फैमिली, जिनमें की वायबिलिटी काफ़ी मंथ्स तक रहती है। और हाँ, हम पोलन्स को बहुत सालों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, उनकी वायबिलिटी को मेंटेन करके भी रख सकते हैं। अगर हम उन्हें लिक्विड नाइट्रोजन में अंडर -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर रख रहे हैं तो वो बहुत सालों तक वायबल रह सकते हैं, और ऐसे पोलन बैंक्स को हम क्रॉप ब्रीडिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।